हेलो रिव्यू, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग काफ़ी टाइम बाद एक नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 के बारे में। क्लास 11 में भी जो बच्चे आए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी वीडियो है, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगी उनके लिए। तो यहाँ पे हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग है क्या। आपने अकाउंटिंग वर्ड सुना होगा, आपने अकाउंटिंग वर्ड सुना होगा, अकाउंटेंट वर्ड सुना होगा, अकाउंट सुना होगा। ये आपने कुछ 3-4 वर्ड सुने होंगे कि बट आपको हल्का हल्का मीनिंग पता होगा भाई अकाउंटेंट जो बैंक में जॉब करता है, कुछ इसी तरीके से कि भाई बैंक में जॉब करने वाले लोग अकाउंटेंट होते हैं। तो लेकिन आपको ब्रॉडली पता नहीं है कि अकाउंटिंग या अकाउंटेंट या अकाउंट्स होते क्या है। अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है जिसे हम लोग पढ़ते हैं, जिसको पढ़ने के बाद हम लोगों की जो स्किल निकल के आती है उससे हम लोग बनते हैं अकाउंटेंट। और अकाउंटेंट लोग ही अकाउंट्स पढ़ के अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि डेटा वगैरह रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग है। जैसे कि कोई भी छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, हमें जानना है कि हम लोग एक दिन में कितना कमाते हैं या एक महीने में कितना कमाते हैं, हमारा प्रॉफिट, हम लोग प्रॉफिट कमाते हैं या लॉस कमाते हैं, हमारी सेल कितनी है, हम एक महीने में कितना प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं, हम लोग कितना खर्चा करते हैं। ये सब चीज़ें हमें लोगों को कहाँ से पता लगती है, अकाउंटिंग करके पता लगती है। और अकाउंटिंग हम कैसे कर पाएंगे, जब हमें अकाउंट्स की नॉलेज होगी। अकाउंट की नॉलेज होने के बाद ही आप लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी आपको पता लग चुका है कि 3 वर्ड्स हैं क्या, और अकाउंटिंग या अकाउंट सब्जेक्ट किसके बारे में। अकाउंट सब्जेक्ट बेसिकली इसके बारे में है किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। तो ट्रांजेक्शन सेल की हो सकती है, एक्सपेंस की हो सकती है, या आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हो, आपके पास सामान कितना है। आप एक दुकान है आपके पास, सपोज दुकान आपकी उसकी है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, तो आपके पास फैंस होंगे, काफ़ी चीज़ें होंगी जो इलेक्ट्रिकल, कूलर होंगे, एसी होगा, और भी चीज़ें, टीवी होंगी, लैपटॉप वगैरह भी होगा आपके पास। तो वो सब चीज़ें ही क्या है आपके लिए, वो सब जो सामान है उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे। उसे आप क्योंकि बेचते हैं, वो प्रोडक्ट हो गया आपके लिए, उसी को आप बेच के प्रॉफिट कमाते हैं। तो उसे जब आप बेचेंगे तो वो क्या हो गया, सेल। और बेच के जब आप जो भी जनरेट करेंगे, सपोज आपने एक लैपटॉप बेचा 30,000 रुपये में, ठीक है, आपने एक लैपटॉप 30,000 रुपये में बेचा। और इस लैपटॉप को जब आपने खरीदा था तो आपने इसको खरीदा मतलब परचेज, आपने इसे परचेज 25,000 में किया था। तो अभी टोटल आपने इसे सेल कितने करा है, सेल मतलब बेचना। तो बेच के जो पैसा हम कमाते हैं वो क्या होता है, रिवेन्यू। इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, रिवेन्यू के बारे में। अभी तक इतना समझ लीजिए, जो चीज़ हम बेचते हैं उसे सेल कहते हैं, और किसी भी चीज़ को जो सेल करके जितना भी पैसा हम कमाते हैं वो रिवेन्यू होता है। 25,000 में आपने इसे खरीदा था, वो परचेज, और एक तरह से या परचेज है, ठीक है। भी आप अब 25,000 का आपने खरीद तो लिया, भी ये चीज़ छोड़िए। जब आपने 25 खरीदा, आपका जो भी जहाँ पे भी शोरूम है वहाँ पे रहा होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। आप वहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं उनको सैलरी भी पे करते हैं, रेंट पे करते हैं वहाँ का आप, तो और भी चीज़ें आप खर्च करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी हम खर्चा करते हैं हम उस प्रोडक्ट के वैल्यू में जोड़ देते हैं, क्योंकि वो खर्चा हमारा तो होता नहीं, हम कुल मिला के वो खर्चा कस्टमर से ही लेते हैं। तो हमने और भी कुछ जो एक्सपेंस करे थे हमने लैपटॉप में जोड़ दिए 1,000 रुपये का, ठीक है। तो उसे भी माइनस कर दीजिए, यानी कि नेट आपका जो प्रॉफिट हुआ है 4,000 का हुआ है। 30,000 रुपये तो मेरे लैपटॉप को बेच गए, बट 25,000 तो उसे खरीदने में लगे थे, 1,000 रुपये और लग गए उस लैपटॉप को रखने में। तो टोटल 30 में ले 26 चले गए, 4 आपका बचा। तो 4 क्या बचा, जो एक्स्ट्रा आपने कमाया वो प्रॉफिट है आपका। तो 4,000 क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम हिंदी में लाभ कहते हैं, ठीक है। तो अभी ना होता क्या है, जब आप 11th में आते, नए नए आते हैं, तो काफ़ी वर्ड्स आपके लिए नए नए होते हैं। जैसे सेल आपने सुना होगा, परचेज भी सुना होगा, एक्सपेंस भी सुना होगा आपने अभी तक। तो ऐसा कुछ वर्ड नहीं है जो आपने ना सुना हो। रिवेन्यू था, रिवेन्यू का बस सीधा सा मतलब समझ लीजिए, जो भी चीज़ बेच के जितना भी आप कमा रहे हैं वो पूरा का पूरा रिवेन्यू। 30,000 का रिवेन्यू होगा, लेकिन रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता। जितना आपने कमाया वो प्रॉफिट नहीं होता, उसमें से आप परचेज की कॉस्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं, तो आपको नेट पता लगता है कि आपका प्रॉफिट कितना है। क्लियर यहाँ तक। तो आगे चलते हैं। देखिए, जब हम क्लास 11 में आते हैं ना, तो काफ़ी एक क्या कहते हैं, अकाउंट की या अकाउंटिंग की
एक डेफिनेशन होती है कि अकाउंटिंग इज़ अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासीफाइंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेशन द फाइनेंशियल डेटा, ये सब। तो आपको मीनिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है और आपको उस मीनिंग का मतलब समझ भी नहीं आएगा कि रिकॉर्ड करना, किस चीज़ को रिकॉर्ड करना है, किसको क्लासीफाई करना है, किस चीज़ को समराइज़ करना है, क्या कम्युनिकेट करना है, ये सब चीज़ें तो अभी आपको समझ नहीं आएंगी, तो मैं आपको डेफिनेशन बताऊँगा भी नहीं। तो हम सीधे सीधे चलेंगे मेन टॉपिक पे, जो आपको क्लास 11 में बेसिकली सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि जब ये चीज़ आपको पता होंगी तभी आप आगे अकाउंट्स पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो जब भी मैं अगर अपने घर पे बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं कभी भी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में बस मेन बता देता हूँ कि अकाउंट्स क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं और क्यों हम अकाउंटिंग करते हैं और ये सब्जेक्ट क्यों है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो किसी एक पर्टिकुलर बैंक में जो बंदा काम कर रहा है उसके लिए अकाउंटिंग नहीं है, उसके लिए अकाउंट्स नहीं है। कोई सीए आदमी उसके लिए अकाउंट्स नहीं है। अकाउंट्स या अकाउंटिंग कोई भी कर सकता है जो बिजनेस रन कर रहा हो, या जैसे मैं भी एक तरह से अकाउंटिंग करता हूँ। कैसे? मैं देखता हूँ कि एक महीने मेरे को बच्चे से कितनी फीस मिली, ठीक है। अब मैं तो खैर अभी घर पे पढ़ा रहा हूँ, अगर मैंने कोई कोचिंग ले रखा है उसका मैं रेंट पे करूँगा, इलेक्ट्रिसिटी पे करूँगा, और भी छोटे मोटे डे बेसिस पे खर्चे होते हैं। तो मैंने जितना कमाया और जितना मैंने खर्च कर दिया उसका मैं हिसाब रखूँगा, मैं रखता हूँ हिसाब, तभी तो मुझे पता लगेगा ना भाई मैंने इतना कमाया, इतना मेरे खर्च हो गए इससे रिलेटेड, तो मेरे को इतना नेट बचता है, इतना प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर मैंने ये डेटा रखूँगा ही नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा कि कितनी मैं इनकम अर्न करता हूँ, कितना मेरा एक्सपेंस है, कितना मेरा प्रॉफिट है। और इससे ये भी फ़ायदा होता है अकाउंटिंग से कि हम लोग डेटा रख पाते हैं। मुझे हर चीज़ याद रखने की जरूरत है। अगर मैंने कहीं पर लिख रखा है कि भाई मेरे 10 स्टूडेंट हैं, उनकी इतनी फ़ीस है, और ऐसे भी तो होता है ना किसी बच्चे इस महीने फ़ीस दी या नहीं दी, ठीक है। कि कोई बच्चा कहता है सर इस महीने मेरे पास फीस नहीं, अगले महीने ले लेना, तो अगर मैंने लिखा नहीं होगा तो मैं भूल भी सकता हूँ। खैर मैं तो 10 बच्चे की बात कर रहा हूँ, कितने बड़े बड़े ट्यूटर होते हैं उनके पास 100 स्टूडेंट होते हैं, तो वो कैसे याद रखेंगे, वो तो भूल जाएंगे, इसलिए उनको लिखना पड़ता है। तो कोई भी चीज़ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने हेल्प के लिए, जिससे आपको आसानी हो आप पता करने में कि आपका बिजनेस या आप जो काम कर रहे हैं कैसा चल रहा है, तो वही अकाउंटिंग है। तो वो कोई भी कर सकता है, उसके लिए आपको अकाउंट्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट ये अकाउंट सब्जेक्ट बना दिया गया है ताकि आप पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट से समझ सकें, ठीक है। तो बेसिकली आपको इतने तक समझ आ चुका है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आपको आगे ज़रूरत पड़ेंगी। सबसे पहले सेल आप लोग समझ चुके हैं, सेल क्या है, बेचना। कोई भी चीज़ आप बेच रहे हैं, जैसे सेल आप गुड्स की भी कर सकते हैं। गुड्स मतलब कोई सामान, लैपटॉप, पंखा बेच रहे हैं आप, मार्कर बेच रहे हैं, ये वाइट बोर्ड बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, फ़ोन बेच रहे हैं, तो जो भी बेच रहे हैं आपको सेल है, ठीक है। बेचने को इंग्लिश में सेल कहते हैं। आपको परचेज भी पता है, ठीक है भाई। जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं या तो आप खुद बना रहे होंगे, या आप अगर खुद भी बना रहे होंगे, सपोज आप मार्कर बनाने की कंपनी, ठीक है, मैं मार्कर बनाता हूँ और जब मैं मार्कर बेचूंगा वो सेल है। लेकिन मार्कर के लिए मैं कुछ चीज़ें खरीदूंगा भी, तो जैसे प्लास्टिक से मार्कर बनता है, इसके अंदर जो इंक लगती है इंक भी मैं खरीदूंगा। मैं हर चीज़ तो नहीं बना सकता, ठीक है। तो कोई भी मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसको बनाने के टाइम अगर मैं खुद ही बना रहा हूँ तो उसके लिए मैं फिर भी कुछ सामान खरीदूंगा, उसे जिसे हम क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल कहते हैं। इसके लिए अगर मैं प्लास्टिक खरीद रहा हूँ वो रॉ मटेरियल है, इंक खरीद रहा हूँ वो रॉ मटेरियल है, उन्हीं को यूज़ करके मैंने मार्कर बनाया है। तो वो सब क्या हो गए, परचेज, यानी वो हो गए रॉ मटेरियल। जो भी प्लास्टिक या इंक मैंने खरीदा है वो रॉ मटेरियल हो गया। अब उस रॉ मटेरियल को मैं खरीद रहा हूँ, यानी कि वो मेरे लिए क्या है, परचेज, ठीक है। अब इस मार्कर को मैं तो अकेले नहीं बना रहा हूँ, जाहिर सी बात है। अगर मेरा थोड़ा बड़ा बिजनेस है या छोटा बिजनेस भी है तो अकेले तो मैं सारे मार्कर नहीं बना सकता। तो मैंने इसको मार्कर को बनाने के लिए कुछ लोगों को भी हायर कर रखा होगा, वर्कर्स को, तो वर्कर्स उसको बनाएंगे। तो उनको मैं एक मंथ में कुछ अमाउंट भी पे करूँगा, जिसे आप सैलरी भी समझते हैं। बट हम उसे सैलरी, अगर हम वर्कर को कोई पेमेंट करते हैं तो उसे हम सैलरी नहीं कहते, क्योंकि सैलरी क्या होती है, फिक्स होती है। हम हर महीने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को 10,000 सैलरी दे रहे हैं, 15,000 सैलरी दे रहे हैं, तो फिक्स है, वो डिपेंड नहीं करता प्रोडक्ट के ऊपर। अब किसी को मैं अगर सैलरी दे रहा हूँ और उसने एक महीने में 100 मार्कर बनाए, एक महीने में 100 मार्कर बनाए, तो मैंने उसे जिस महीने उसने 100 मार्कर बनाए मैंने उसे 10,000 रुपये दे दिए। अब अगले महीने किसी वजह से वो 100 मार्कर नहीं बना पाया, उसने 90 मार्कर ही बनाए, तो अगर मैं तब भी उसे 10,000 दूंगा तो वो सैलरी है। लेकिन अगर मैं उसे पर मार्कर के हिसाब से पैसे दे रहा हूँ तो वो सैलरी नहीं है कि भाई तूने इस महीने 90 मार्कर बनाए हैं तो 90 इंटू 100 रुपये, 9,000 रुपये मैं दूंगा तुझे, एक मार्कर के 100 रुपये दूंगा, ऐसा नहीं है। तो अगर महीने की सैलरी फिक्स है और वो मार्कर नंबर ऑफ मार्कर्स
मेकिंग पे डिपेंड नहीं करता, तो वो सैलरी, अगर वो डिपेंड करता है कि भाई तुमने कितने मार्कर बनाए हैं उसके हिसाब से तुम्हें सैलरी मिलेगी, 90 मार्कर बनाए इंटू 100 9,000 मिलेगा। अगर ऐसे करेंगे तो वो सैलरी नहीं है, उसे हम अकाउंट्स में क्या कहते हैं, वेजेस कहते हैं। ठीक है, जो कि आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा काम करेंगे उतनी ही आपको इनकम मिलेगी, उतना ही आपको वेजेस मिलेगा। तो वो सैलरी नहीं है, सैलरी आपकी फिक्स अमाउंट की होती है और वो किसी पर्टिकुलर चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो वेजेस अगर तो जो वर्कर्स हैं वो मार्कर बना रहे हैं उनको मैं वेजेस दूंगा। ठीक है, तो वो मेरा क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, क्योंकि वो मार्कर बनाने में ही खर्चा आ रहा है, तो एक्सपेंस आपका प्रोडक्ट के ऊपर होता है। ठीक है, एक्सपेंस। अब वो जहाँ पे आप मार्कर बना रहे हैं उसका आप रेंट पे करोगे, वो रेंट भी आपका एक्सपेंस है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी भी आपकी एक्सपेंस है। और भी काफ़ी छोटे मोटे और भी तरीके के एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, तो सेल परचेज एक्सपेंस, एक्सपेंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, खर्चा कहते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको टर्म्स बता रहा हूँ ये अकाउंटिंग टर्म्स होती हैं। ये आपका आई थिंक 3rd या 4th चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर तो इंट्रोडक्शन के बारे में है और मुझे चैप्टर नंबर याद नहीं रहते। ठीक है, तो ये आपकी अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। जो अभी तक जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं आपने कहीं ना कहीं सुनी होंगी, और अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैंने डिटेल में यहाँ पे बता दिया है आपको। तो अब 4th टर्म के मैं आपको क्या बता रहा हूँ, डेटर्स। अब डेटर्स के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक व्यक्ति को 10 मार्कर बेचे और एक मार्कर था 10 रुपये का, तो मुझे उस बंदे से कितने रुपये लेने थे, 100 रुपये। तो उसने कहा कि अभी तो मेरे से 90 रुपये ले लो आप, 10 रुपये में बाद में दूंगा, अगले महीने दूंगा, अभी मेरे पास 90 रुपये ही हैं। हमने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा रेगुलर कस्टमर है तो पेमेंट दे देता है। और इससे अगर अभी ये चीज़ ये अगर उसे हम सुविधा नहीं देंगे कि भाई तुम बाद में पेमेंट करो, शायद ये थोड़ा नाराज़ हो जाए हमसे। हम हमारा रेगुलर कस्टमर है, हमसे नाराज़ भी नहीं करना चाहेंगे, हमसे ये हर रोज़ 10 मार्कर खरीदता है। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है, अगले महीने तो 10,000 दे दियो। तो 100 हमें लेने थे, 100 की हमने सेल की। ठीक है, 100 मार्कर 10 मार्कर बेचे जो कि 100 रुपये की, जिसकी वैल्यू निकली, 100 की हमने सेल कर दी। अब हमारे पास आए कितने, 90 रुपये ही आए हैं। तो अब जो 10 रुपये बचे हैं वो जो बंदा है हमारा क्या बन जाएगा, डेटर। यानी कि उससे हमें 10 रुपये लेने हैं। डेटर मतलब क्या होता है, हमने किसी को कुछ सेल कर दिया। डेटर मतलब होता है जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। हमने पैसे उसे या तो उधार दिए होंगे या तो सेल किए होंगे और उसने पैसे पेंडिंग रख दिए होंगे, तो वो डेटर, वो आप हमारा क्या बन जाएगा, डेटर। तो वो जो बंदा है डेटर बन जाएगा हमारे 10 रुपये के लिए। और जब तक वो 10 रुपये नहीं देता वो तब तक हमारा डेटर है। जिस दिन वो हमें 10 रुपये दे देगा तो हमारा वो डेटर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उससे तो पैसे मिल ही गए। और डेटर मतलब क्या होता है, पैसे लेना, क्योंकि हमने उसे उधार दे रखे हैं या पेंडिंग पेमेंट है, उसके लिए हमारा क्या बन जाएगा, डेटर। समझ आया, डेटर जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। इसके बाद इसका अपोजिट होता है क्रेडिटर्स। डेटर से हमें पैसे लेने होते हैं, या तो हमने उसे उधार दिया होता है, हमने उसे उधार की सेल की होती है। उधार की सेल मतलब क्रेडिट सेल। सेल भी आपकी 2 टाइप की होती है, एक तो कैश सेल होती है कि भाई तुरंत भेजा तुरंत पैसे मिल गए, और एक होती है क्रेडिट सेल, हमने उधार में बेचा होता है कि भाई 10 दिन बाद पेमेंट करनी होती है, 15 दिन बाद पेमेंट करनी होती है, 1 महीने बाद पेमेंट करनी होती है, या थोड़ी थोड़ी करके पेमेंट करनी होती है। जैसे इस केस में था कि 90 कभी दे दिए, 10 बाद में दे दिए, तो 90 तो हमारी बन गई कैश सेल और 10 रुपये के बन गई हमारी क्रेडिट सेल। तो डेटर्स जनरली क्रेडिट सेल से क्रिएट होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने उधार में बेचा, पैसे वो बाद में देगा, तब तक के लिए हमारा वो डेटर बन गया। अब भाई जब हम इसे बेच रहे थे, हमने इसे भाई छूट दे दी कि 10 रुपये तो हमें बाद में दे सकते हो। ठीक है, अब जब हम सेल करते, मैंने बताया हम अगर सेल करते हैं, सही से बात है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम कुछ ना कुछ परचेज भी करते होंगे। तो सपोज करो हम लोगों ने प्लास्टिक परचेज किया इस मार्कर को बनाने के लिए, तो हमने टोटल सपोज करो 1,000 रुपये का प्लास्टिक खरीदा है। तो हमने क्या कहा, जिससे हमने खरीदा है, सपोज हमने बी नाम का एक पर्सन है, उससे हमने प्लास्टिक खरीदा है 1,000 रुपये का। हमने बोला भाई कि अभी तो मेरे पास 1,000 रुपये नहीं है, मेरे पास अभी 950 रुपये, 950 अभी ले लो, 50 रुपये मैं तुम्हें बाद में दूंगा।
अब भाई बी ने भी सोचा ये हमारा रेगुलर कस्टमर है, बी हम तो बी से परचेज कर रहे हैं, पर बी के तो सेल है ना, बी हमें बेच रहा है, बी से हम खरीद रहे हैं। सपोज कर लो मेरा नाम हिमांशु, ठीक है, तो हिमांशु तो परचेज कर रहा है किससे, बी से, लेकिन बी तो सेल कर रहा है ना, बी तो बेच रहा है हिमांशु को और हिमांशु परचेज कर रहा है। तो बी हमें सेल कर रहा है, तो बी भी सोचेगा भाई ये मेरा रेगुलर कस्टमर है, और हिमांशु भी भाई हर बार ना इसी के यहाँ से प्लास्टिक खरीदता है, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक देता है और थोड़ा मार्केट से कम रेट पे दे देता है, क्योंकि हम इसे ज़्यादा प्लास्टिक खरीदते हैं और हमें रेगुलर कस्टमर भी है। तो बी ने भाई सोचा हमारा रेगुलर कस्टमर है और पेमेंट तो कर ही देगा वैसे भी, और इसे हम नाराज़ भी नहीं करना चाहते। जैसे हम भी सेल कर रहे थे, हमने भी ये चीज़ सोची थी, जाहिर सी बात है ये भी सेल करते वक्त सोचेगा। इसने कहा ठीक है भाई 50 रुपये तुम बाद में दे देना। तो हमें क्या है कि इसके लिए सेल है, इसके नज़र से नहीं सोचना है। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं हम अपनी नज़र से सोचते हैं कि हमारे साथ हम लोग, क्योंकि हम भी अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम देखेंगे हमारे लिए वो क्या चीज़ है, ठीक है। हम पैसा दे रहे हैं, हमारे पास से पैसा जा रहा है, किसी और को पैसा मिल रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे पैसा हमें मिल रहा है, ठीक है। हमें बस अपना देखना है हमारे साथ क्या हो रहा है, पैसा मिल रहा है हमें तो हमें पैसा मिल रहा है, अगर किसी और का पैसा जा रहा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? अकाउंटिंग हम हमेशा सिर्फ अपने आप को देख के करते हैं। तो भाई इसने कहा ठीक है भाई 50 रुपये अगले महीने दे देना। अब हमने क्या करा, 950 उसी टाइम पेमेंट कर दिए, यानी कि हमने क्या करा, ये कैश परचेज करा है, तो 50 रुपये बाद में देंगे, तो 50 रुपये क्या है, क्रेडिट परचेज। तो परचेज भी दो टाइप की होती हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। जो आपने कैश दे के खरीद लिया तुरंत वो कैश परचेज, और जो आपने उधार में खरीदा या पेमेंट बाद में करेंगे वो क्या है, क्रेडिट परचेज। तो अब हमें बी को 50 रुपये देने हैं अगले महीने, या जब भी देना हो, तो बी हमारे लिए क्या बन जाएगा, क्रेडिटर। बी को हमें पैसे देने हैं क्योंकि हमने उससे उधार में परचेज करा था, तो बी हमारे लिए क्या बन गया, क्रेडिटर। तो डेटर मतलब पैसे लेने हैं इस बंदे से किसी एक टाइम के बाद, और क्रेडिटर मतलब पैसे उसे देने हैं, यानी इससे हमने उधार ले रखा है, इसको उधार दे रखा है। क्लियर है? इन दो वर्ड्स में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। जब मैं भी क्लास 11 में था मुझे भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती थी। कन्फ्यूजन क्या, हमें पता है तो हम सोचते हैं ना कि क्रेडिटर मतलब होता है जिसे हमें पैसे देने हैं, यहाँ पे भी वही मतलब, क्रेडिटर को हमें क्या करना है, पैसे देने हैं, क्योंकि हमने उधार में खरीद रखा है या तो उधार लिए हैं, और डेटर से हमें पैसे लेने होते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्रेडिटर को पैसे देने होते हैं, डेटर से पैसे लेने होते हैं। तो अभी आपको समझ आ रहा है क्या क्या मैंने भी आपको बताया है। अकाउंटिंग की जो थ्योरी है मैं आपको कुछ चैप्टर्स हो जाने के बाद बताऊंगा, ताकि तभी आपको अच्छे से समझ भी आएगा। जो मैंने बताया था ना, अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन होती है उसमें रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग वगैरह लिखा रहता है, तो अभी आपको नहीं समझ आने वाला है। पहले आपको ये टर्म्स पता लगेंगे, उसके बाद मैं आपको और भी चीज़ें आगे चीज़ें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद ही आप अच्छे से इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग समझ पाएंगे या थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग समझ पाएंगे। अभी आपको बता भी दूंगा तो आपके दिमाग से ऊपर निकल जाएगा। अगर आप थोड़ा समझेंगे भी तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि इस थ्योरी के फिर बाद में कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। बाद में भी आपकी अकाउंटिंग टर्म्स पढ़नी है, और ये अकाउंटिंग टर्म्स ही आपको आगे हर चैप्टर्स में यूज़ होने वाली हैं, वो थ्योरी बहुत कम ही यूज़ होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अभी तक हम काफ़ी चीज़ें समझ चुके हैं, सेल, परचेज, क्रेडिटर्स, डेटर्स, अकाउंटिंग, अकाउंटेंट कौन है, अकाउंट्स क्या है, अकाउंट सब्जेक्ट है, और अकाउंटिंग जो हम लोग डेटा वगैरह रिकॉर्ड करते हैं और कोई भी वो रिकॉर्ड कर सकता है, काफ़ी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब इसके बाद अगर हम कोई नया टर्म लें तो क्या ले सकते हैं, 1 मिनट में बुक में देख लूँ। ये भी देख लेते हैं कि अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर कौन सा था। हाँ ये है, अब तो शायद बुक चेंज हो गई है, मेरे पास 2018 का एडिशन है, तो इसमें तो चैप्टर 2 है जिसमें अकाउंटिंग टर्म्स हैं। तो देखते हैं और क्या क्या हम इसमें पढ़ सकते हैं। अच्छा देखिए, अकाउंटिंग टर्म्स में भी काफ़ी टर्म्स हैं, मैं लेकिन आपको सारी नहीं बताऊंगा, जो आपके लिए यूज़ होंगी उसको मैं बस वही बताने वाला हूँ। हाँ इंपॉर्टेंट तो भाई है। अगली टर्म है कैपिटल। अगली टर्म क्या है, कैपिटल। कैपिटल कैसे समझिए भाई, मेरा नाम हिमांशु, मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोचिंग स्टार्ट करूँ। हाँ वो बात अलग है, मैंने आपको ये बताया था कि मैं ऑलरेडी एक घर पे पढ़ाता हूँ, बट अब सपोज आप कर लीजिए कि मैं नया हूँ, अभी अकाउंट टीचिंग लाइन में आया हूँ,
और ये टीचिंग लाइन में हूँ, मैं घर में पढ़ाता था, ठीक है, चलिए मैं घर में पढ़ाता था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टीचिंग स्किल, टीचिंग प्रोफेशन को थोड़ा आगे लेके जाऊँ। मैंने सोचा चलो भाई बाहर कहीं पता करते हैं और एक कोचिंग सेंटर ओपन करते हैं। भाई कोचिंग सेंटर ऐसे तो सोचने से ऊपर ओपन नहीं हो जाता, उसके लिए पैसे चाहिए। कि सबको पता है कि कोई भी बिजनेस या कुछ भी चीज़ आपको स्टार्ट करना है, पैसे तो आपको चाहिए। तो भाई चलो मेरे पास पैसे थे, मेरे पास पैसे थे तो मैंने एक दुकान भी देख ली, ठीक है। तो दुकान का रेंट भी आपको पता करना पड़ेगा, रेंट कितना है। तो अभी उसका आगे नहीं जा रहे हैं, अभी कुल मिला के है कि मेरे को भाई एक कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना है, मेरे पास इतने पैसे हैं। तो जो भी पैसा मैं अपने कोचिंग सेंटर में लगाऊंगा वो क्या बन जाएगी, कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या होता है कि कोई भी उस बिजनेस का ऑनर अगर उस बिजनेस के अंदर कोई भी पैसा लगाता है, वो पैसा भी हो सकता है या कोई टाइप की चीज़ें भी हो सकती हैं। जैसे मैं कोचिंग सेंटर में अपने घर का पंखा उठा के ले गया, ठीक है, मैंने नया पंखा नहीं खरीदा, मैंने अपना पंखा जाके लगा दिया, तो वो क्या है, कैपिटल है। बट वो कैश नहीं होता, काइंड में ना, वो सामान है, वो मैं पैसा मैंने लगाया नहीं। पैसे में चाहता तो मैं पैसे से खरीद के पंखा लगा सकता था, बट मैंने कहा भाई ऐसा नहीं करना, मेरे पास पंखा एक्स्ट्रा पड़ा है, अपना घर का पंखा लगा देते हैं। मैंने घर का पंखा लगा दिया। तो जो घर का पंखा मैंने अपने बिजनेस में लगाया वो क्या है, कैपिटल, वो काइंड वाली हो गई। अब मैंने प्योर पैसा ही लगा दिया। खैर यहाँ पे तो पैसा रखने की ज़रूरत है नहीं मुझे कोचिंग सेंटर में, वहाँ पे कोई नीड नहीं, बट काफ़ी बिजनेस होते हैं जहाँ पे उन्हें पैसा रखना पड़ता है। जैसे सब्जी वाले होते हैं, कभी आप नोटिस करना तो ना, जैसे आज उन्होंने सब्जी वगैरह बेच ली, घर चले गए, अब कल जब आएंगे ना वो खाली हाथ नहीं आएंगे, उनके जेब में कुछ ना कुछ 100-200 रुपये पड़े होंगे खुले, ताकि जब भाई कोई नया बंदा है उसमें 100 का 200 का नोट हो, 500 नोटों में से चेंज दे सकूँ, तो उतना पैसा वो जेब में रखते हैं। और क्योंकि जब अगले दिन आएंगे, तो अभी भी आए हैं वो आते, तो उनके पास आते कैश तो नहीं आ जाएगा, आधी सारी सब्जी नहीं बिक जाएंगे। भाई पहला कस्टमर ही आया, उसने 500 नोट पकड़ा दिया, अब भाई तुम्हारी जेब में पैसा नहीं है, कहाँ से दोगे। इसलिए वो लोग एक्स्ट्रा पैसा अपने पास रखते हैं जब वो स्टार्टिंग में आते हैं, बट उसे वो मिलाते हैं, उसे अलग ही रखते हैं। हाँ, बाई चांस अगर खुले की जरूरत पड़ गई तो उसे निकाल के यूज़ करते हैं, नहीं तो अलग अलग ही रखते हैं, पिछले दिन का और इस दिन का। तो उसमें वो पैसा उतना लगा अपने पास रख रहे हैं अगले दिन, तो वो क्या है, कैपिटल है, ठीक है। थोड़ा मुझे ठीक लगा एग्जाम्पल, अगर है वो आपको समझ आ गया हो। तो जैसे जिस दिन आज के दिन अब वो दोबारा आ गया, उसने पैसे रखे हैं जेब में, तो वो पैसा क्या है, उसके लिए कैपिटल है, क्योंकि वो उसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। क्लियर। तो कैपिटल कैश में भी हो सकती है, कार्ड में भी हो सकती है, और हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे जो भी पैसा लगाते हैं अपने बिजनेस के अंदर, वो कैपिटल है। और कैपिटल से तभी बनेगी जब उस बिजनेस का ऑनर वो पैसा लगा रहा है, तो ही वो कैपिटल है। अगर कोई अदर पर्सन लगा रहा है तो वो कैपिटल नहीं बनती। अब सपोज मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना था, अभी तो मैंने बोला मेरे पास पैसे हैं। अब सपोज मेरे पास पैसे थे पर वो कम पड़ गए, तो मैंने अपने एक दोस्त से 5,000 रुपये और ले लिए। तो अब वो 5,000 रुपये भी मैंने अपने बिजनेस में लगा दिया, तो वो 5,000 रुपये कैपिटल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो मैंने अपने दोस्त से उधार लिए हैं, वो मेरा अपना पैसा नहीं है। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, उधार बन जाएगा, ठीक है। उधार मतलब लोन, एक तरह से लोन समझ लो, मैंने उससे लोन ले रखा है। तो जब मैं पैसे वैसे मेरी बच्चों की फीस आने लग जाएगी तो मैं उसकी पेमेंट कर दूंगा, तो वो कैपिटल नहीं, ठीक है। कैपिटल तभी बनेगी जब उस बिजनेस का ऑनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। मैं चाहता हूँ कि मैं लोकल एग्जांपल ही लेके चलूँ, ताकि आप अपने आप से रिलेट कर पाएँ उस एग्जांपल को, ठीक है। क्योंकि एग्जांपल भी ऐसा होना, कोई हाई फाई एग्जांपल नहीं देना चाहिए जिसके एग्जांपल के बारे में आपने सुना ही ना हो। इसलिए मैंने सब्जी वाला लिया, मार्कर लिया, ताकि आप अच्छे से एग्जाम्पल को एब्जॉर्व कर पाएँ और समझ सकें कि हाँ ऐसा होता है। और जैसे होता है ना, जैसे कुछ हम बता दें तो हम दिमाग में एब्जॉर्व करते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था। क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं। आगे अब मैं मेन आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी डेटर पढ़ा था, तो डेटर का ही अपोजिट था क्रेडिटर। सेल का अपोजिट है परचेज, ठीक है। एक्सपेंस का अपोजिट है इनकम, ठीक है। अब एक हमने अभी पढ़ा है कैपिटल, और कैपिटल का अपोजिट है
ड्राइंग्स, DRAWINGS। मुझे पता है मेरी राइटिंग बेकार है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मत बताइएगा। मेरी राइटिंग काफ़ी बेकार है क्योंकि बोर्ड पे तो ज़्यादा बेकार हो जाती है। तो CAPITAL, देखो टी लग भी नहीं रहा, एल लग रहा है, तो कैपिटल और DRAWINGS ड्राइंग्स। तो कैपिटल तो बता दिया, ऑनर बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है। अब भाई ऑनर पैसा लगाता है तो लगाने की जरूरत कब पड़ेगी, जब बिजनेस को ग्रो करना चाहता है या नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो, या भाई एक कोचिंग सेंटर था, मुझे एक और कोचिंग सेंटर खोलना है, तब उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो कैपिटल होगी। अगर वो नए एक और कोचिंग सेंटर के लिए पैसा लगा रहा है। अब ये तो हमें समझ आ गया कैपिटल कैपिटल है क्या और कैपिटल की जरूरत कब पड़ती है। अब बात करते हैं ड्राइंग। अब भाई मेरे दोनों कोचिंग सेंटर खुल गए, अच्छे चल रहे हैं कोचिंग सेंटर, अच्छे बच्चे खासी फीस भी आ रही है बच्चों के पास। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा कि चलो बाइक खरीद लेता हूँ, क्योंकि जो पहला कोचिंग सेंटर है वो तो मेरे घर के पास ही है, लेकिन जो मैंने दूसरी ब्रांच खोली है मेरे घर से भी काफ़ी दूर है और मेरे पहले कोचिंग सेंटर से भी काफ़ी दूर है। मैंने कहा भाई ऐसे तो बच्चों का टाइम भी घट जाएगा भाई, क्योंकि मुझे पहुंचने में टाइम लगेगा। सपोज जैसे 7 बजे मैंने यहाँ पढ़ा है और 7 बजे से ही अगला बैच है, हो सकता है ना 6-7 मैंने इस वाले कोचिंग सेंटर में पढ़ा है, दूसरे में 7 से 8 का बैच है। भाई मुझे जाने में 15 मिनट लग जाते हैं, बच्चे कहेंगे सर आपने 1 घंटे का बोल के 45 मिनट ही पढ़ाते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बच्चे डिससेटिस्फाइड होंगे, बच्चे छोड़ के भग जाएंगे, भाई सर तो 45 मिनट ही पढ़ाते हैं, 40 मिनट ही पढ़ाते हैं, फिर भगा देते हैं हमें, ऐसे तो चलेगा नहीं, ऐसे मेरे लिए भी नुकसान है। तो मैंने सोचा चलो भाई जो मुझे टाइम 15 मिनट लग रहा है पैदल जाने में, अगर मैं बाइक ले लूँगा 5 मिनट में तो पहुँच ही जाऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा। और 5 मिनट तो बच्चे झेल सकते हैं भाई, 5 मिनट यहाँ मैं अगले 8-5 तक पढ़ा दूँगा, 8-10 तक पढ़ा दूँगा, तो मैंने 5 मिनट तो मैनेज हो जाता है, 5-10 मिनट, बट 15-20 मिनट तो हर दिन मैनेज नहीं हो पाएगा। मैंने इसके लिए क्या करा, एक बाइक खरीद ली, ठीक है। अब बाइक तो मेन रीज़न तो मेरा वो था, बट बाइक में जनरली किस लिए यूज़ करूँगा, अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो मैंने बाइक खरीदने के लिए अपने कोचिंग सेंटर से 50,000 रुपये उठा लिए, निकाल लिए, ठीक है, पड़े हुए थे। तो ऑनर अगर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पैसा निकालता है वो क्या बन जाएगी, ड्राइंग्स। क्लियर है। ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पैसा अपने बिजनेस से निकालता है वो क्या होती है, ड्राइंग्स। और कैपिटल उल्टा था इसका, वो पैसा लगाता है बिजनेस के अंदर, और ड्राइंग्स मतलब पैसा वो निकालता है। अगर पैसा वो निकाल रहा है बिजनेस के यूज़ के लिए ही तो वो ड्राइंग्स नहीं है, वो पर्सनल यूज़ होना चाहिए। भाई मेरे को अपने लिए घड़ी लेनी है, कपड़े लेने हैं, तो वो पर्सनल यूज़ हो गया मेरा, तो वो क्या बन जाएगा, ड्राइंग्स। क्लियर है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, समझ आनी भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्हें आपको याद भी रखना पड़ेगा। देखिए अभी क्या है ना, नए नए टर्म्स हैं, तो अगर मैं अभी आपको समझा दूंगा आपको समझ भी आ जाएगा, बट क्या होता है ना, नई चीज़ों को हमें एब्जॉर्ब करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आपको मैं ये कहूँगा कि आप वीडियो 1-2 बार ज़रूर देखना। पहली बार देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, दूसरी बार देखेंगे और अच्छे से समझ आएगा और आपको और अच्छे से याद भी हो जाएगा। क्योंकि डेटर नया टर्म है, क्रेडिटर आप लोगों के लिए नया टर्म है, कैपिटल नई टर्म है, ड्राइंग्स नई टर्म है। क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। दो इसमें है थोड़े ना टाइम कंज्यूमिंग वाले, तो मैं सोचा था बाद में कराऊँ। हाँ चलिए, एक नया अच्छा चीज़ मिल गया। आप लोगों को मैं परचेज बता चुका हूँ, PURCHASE, ठीक है। राइटिंग मुझे बेकार है, मुझे बता देना आप, क्या मुझे हर बार बताने की जरूरत पड़ेगी स्पेलिंग। परचेज SALE। भाई मैं परचेज करता हूँ रॉ मटेरियल, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अब भाई मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा तो ना वो 10 डब्बों में था, जो मैंने प्लास्टिक खरीदा था वो 10 डब्बों में था, अलग अलग डब्बों में। मैंने जब खरीद के लिया है, मैंने 60 डब्बे खोल के देखे, तो इसमें से ना एक डब्बा ऐसा था जिसमें थोड़ा मुझे प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, थोड़ा बाकी 9 डब्बों के मुकाबले इसमें प्लास्टिक थोड़ा मुझे ख़राब सा लगा। तो मैंने कहा भाई मुझे सही नहीं लगा, तो मैंने फैसला किया मैं इसे वापस कर दूँगा। तो मैं एक बॉक्स जिससे मैंने खरीदा था मैं उसे वापस कर दूँगा, ठीक है, हिंदी में लिख रहा हूँ। अब परचेज किया हुआ माल अगर हम वापस करते हैं तो वो क्या बन जाता है, परचेज RETURN, परचेज रिटर्न।
परचेज किया हुआ माल अगर आप वापस करते हैं तो वो क्या बन जाता है, परचेज रिटर्न। इसका एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड। यहाँ पे आउट को आप हाईलाइट कर लो। यहाँ पे मैं एक डब्बा क्या कर रहा हूँ, आउट कर रहा हूँ अपने पास से, आउट, रिटर्न आउट यानी कि परचेज रिटर्न। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपको क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं मिलेगा, रिटर्न आउटवर्ड मिलेगा, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि रिटर्न आउटवर्ड क्या है। तो आपको रिटर्न तो समझ जाना कि या तो परचेज का होगा या सेल का होगा, आउट मतलब बाहर। तो भाई परचेज क्या हुआ माल, तो आप बाहर भेजोगे, क्लियर है। अभी और से समझ आएगा जब मैं सेल का बता दूंगा। सेम यहाँ पे था, मैंने 10 मार्कर बेचे, सेल किए, और एक मार्कर मेरे पास वापस आ गया, वापस आ गया। ये हिंदी बेकार है, हिंदी की राइटिंग बेकार है, वापस आ गया। तो 10 में से एक मार्कर वापस आ गया, यानी कि बेचा हुआ माल वापस आ गया। तो ये क्या बनेगा, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। अब यहाँ पे इनको हाईलाइट कर लो। यहाँ पे माल आ रहा है, आना मतलब इन, जाना मतलब आउट। तुम बाहर जाओ, गेट आउट। आना, आने को क्या बोलते हैं, कम इन। ठीक है, तो इन आउट यहाँ ध्यान रखना। तो रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आ जाता है तो रिटर्न इनवर्ड, इन मतलब अंदर आ रहा है। और परचेज किया हुआ माल अगर आप वापस बाहर बेचते हो तो यानी कि आउट हो रहा है, वो रिटर्न आउटवर्ड है। क्लियर है। तो परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होती है, सेल्स में से सेल रिटर्न माइनस होती है, तभी तो आपको पता लगेगा ना कि नेट आपने कितना बेचा है, नेट आपने कितना खरीदा। भाई आपने 10 में से एक वापस कर दिया, आप 10 ही दिखा रहे हो, 10 की परचेज गलत है। वो एक्चुअल परचेज तो 9 बॉक्स की है, तो 10 में से एक माइनस करोगे आप, तो परचेज में से माइनस परचेज रिटर्न। और सेम 10 अगर आप दिखाओगे 10 बेचे हैं, बट ये तो गलत हो जाएगा, एक तो वापस आ चुका है। तो एक्चुअल में आपकी सेल कितने की है, 9 मार्कर्स की है। और आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे आप बताइए, मैं इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द लेके आ जाऊँगा। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर, वो अकाउंटिंग टर्म्स है। मैंने आपको अकाउंटिंग की इंट्रोडक्शन के बारे में भी काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, काफ़ी चीज़ें तो नहीं बताई, बट हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं आपको, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि अकाउंट्स है क्या, अकाउंट सब्जेक्ट क्या है। और अभी तक मैंने आपको जितनी भी टर्म्स बताई हैं सारी की सारी बिजनेस से रिलेटेड हैं, नहीं तो आपके किसी भी चीज़ के रिलेटेड। ठीक है, सेल तो किसी के लिए भी सेल हो सकती है। ठीक है, तो भाई अब वीडियो पसंद आएगी, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, आप पसंद आए तो डिसलाइक करके भी ज़रूर बताएं। जैसे कि राइटिंग आपको मुझे बेकार, आपकी मुझे पता है मेरी राइटिंग बेकार है, बट आप राइटिंग में ध्यान ना देखिए कि मैंने किस तरीके से आपको समझाया है। तो स्टे होम, स्टे फोकस्ड।